ये तो गजब ही है। 4 बच्चे वाले विधेयक ला रहे हैं, 8 बच्चे वाले समर्थन कर रहे हैं, और जबकि जिनके बच्चे ही नहीं हैं वे जनसंख्या और फैमिली प्लानिंग पर ज्ञान गंगा बहा रहे हैं। जो कल युवा जनसंख्या पर 56 इंची छाती ठोक रहे थे, आज उसी पर माथा पीट रहे हैं। कुल मिलाकर यूपी में जनसंख्या नियंत्रण का जो प्रस्ताव है उसका तमाशा बहुत इंटरेस्टिंग है। बस सुकून से आराम से देखते जाइए। नमस्कार, मैं संजय कुमार द एडिटर के चौथे अंक में हम सब साथ हैं। इस बार उत्तर प्रदेश के जनसंख्या नियंत्रण कानून के बारे में जो प्रस्ताव हैं उनके बारे में छोटी सी बात है, तो आइए करते हैं। ये यूपी के तिलहर सीट से भाजपा विधायक रोशन लाल वर्मा हैं। देख लीजिए इनको। जनसंख्या नियंत्रण के ये बहुत कट्टर समर्थक हैं, भीषण समर्थक। इनका मानना है कि देश में, प्रदेश में हर काम में जो सबसे बड़ी अड़चन है, बाधा है, उसका कारण बस जनसंख्या है, जनसंख्या विस्फोट है। मानते हैं, सभी मानते हैं, विधायक जी मानते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन विधायक जी के खुद 8 बच्चे हैं। पर खैर, इससे क्या, समरथ को नहीं दोष घुसाएं। अब इनकी क्या कहें। जो यूपी में जनसंख्या नियंत्रण संबंधी प्राइवेट बिल संसद में लाए हैं, ये हैं गोरखपुर के सांसद रवि किशन। पहचानते होंगे इनको आप, फिल्मों में देखा होगा आपने। ये खुद 4 बच्चों के पिता हैं और बिल ला रहे हैं कि 2 बच्चों से ज्यादा नहीं होने चाहिए। तो खैर, नेताओं की कथनी और करनी के भेद पर जाएंगे आप तो फिर कहीं नहीं पहुंच पाते। लेकिन ये तो गजब ही है। 4 बच्चे वाले विधेयक ला रहे हैं, 8 बच्चे वाले समर्थन कर रहे हैं, और जबकि जिनके बच्चे ही नहीं हैं वे जनसंख्या और फैमिली प्लानिंग पर ज्ञान गंगा बहा रहे हैं। जो कल युवा जनसंख्या पर 56 इंची छाती ठोक रहे थे, आज उसी पर माथा पीट रहे हैं। कुल मिलाकर यूपी में जनसंख्या नियंत्रण का जो प्रस्ताव है उसका तमाशा बहुत इंटरेस्टिंग है। बस सुकून से आराम से देखते जाइए, क्योंकि वैसे इस तरह की कवायदों से न तो किसी देश में जनसंख्या रुकी है और न ही अपने देश के किसी भी राज्य की कोई ऐसी बानगी है जहां इस तरह के दंडात्मक प्रावधानों से जनसंख्या पर रोक लगाई जा सके। कुल मिलाकर के यही कह सकते हैं सीधे तौर पर कि इससे ना हो पाएगा, और ये एक तरह से नीम हकीम खतरे जान वाला इलाज है। क्योंकि असल बात तो ये है कि इस मर्ज की दवा ही दूसरी है। ये जो दवा की जा रही है वो बिल्कुल प्लेसिबो है, या एक तरह से बचाव का तरीका है। उत्तर प्रदेश विधानसभा की आधिकारिक वेबसाइट पर बीजेपी के 304 विधायकों में से 152 यानी कि पूरे 50% की 2 से अधिक संतानें हैं। नानपारा सीट से बीजेपी की जो विधायक माधुरी वर्मा हैं, इनकी 7 संतानें हैं। खैर, क्या कह सकते हैं, क्या कर सकते हैं तो हैं। इसके अलावा बीजेपी के 8 विधायक तो ऐसे हैं जिनके 6 बच्चे हैं, और सब जनसंख्या नियंत्रण के बहुत बड़े समर्थक हैं। आज से ही नहीं, बहुत पहले से। भाजपा के 15 विधायकों के 5 बच्चे हैं, तो 44 के 4 बच्चे हैं, 83 विधायकों के 3 बच्चे हैं, सब 2 से ज्यादा। समाजवादी पार्टी भी इस मामले में कोई बहुत कमजोर नहीं है, बल्कि कह सकते हैं तो थोड़ा आगे ही है। उनके जितने विधायक विधानसभा में चुन के आए हुए हैं, उनमें से 55% के 2 से ज्यादा बच्चे हैं। बसपा, अपना दल, कांग्रेस, निषाद पार्टी, बहुत से छोटे छोटे दल जो हैं, जो उनकी भीड़ है वो भी ऐसा नहीं है कि इस मामले में कहीं बहुत दूर हैं। और जो विधायक बनने की होड़ में हैं, जो हार गए थे इस बार फिर लड़ेंगे, उनमें भी अगर उनके आंकड़े जुटा लिए जाएं तो खैर जाने दीजिए, अब उनके बारे में क्या सोचना। लेकिन इस बारे में सोचिए कि कहीं ऐसा हो जाए कि कोई ये घोषणा हो जाए कि जिनके 2 से भी अधिक बच्चे हैं, वे किसी भी तरह का चुनाव नहीं लड़ सकते, ना विधायकी का और ना सांसदी का,
न प्रधान का न प्रधान सेवक का। तो ऐसे नेता जो लड़ करके जीत चुके हैं, पहले मान लीजिए, आगे तो नहीं लड़ सकते, लेकिन जो लड़ करके जीत चुके हैं उनकी सारी सेवाएं बंद हो जाएंगी, जो पद पर हैं वो भी बंद हो जाएंगे, विधायक सांसद रहेंगे लेकिन बाकी सारी सेवाएं बंद हो जाएंगी। ऐसे में क्या होगा, अदालतों में तलाक की अर्जियों की बाढ़ आ जाएगी। इस बात को साबित करने की होड़ लग जाएगी कि अब तक जिसको आज तक आप मेरा बेटा बेटी समझ रहे थे वो दरअसल किसी और के हैं, ये शायद विपक्षी दल के किसी नेता के हैं। उनको 2 से ज्यादा बच्चों का बाप कहना या इस स्थिति तक पहुंचाना उनके राजनीतिक विरोधियों की साजिश है। इसमें पत्नी की मिलीभगत है, इसमें बाहरी हाथ है। ये उनके खिलाफ उनकी राजनीति को खत्म करने की एक बहुत बड़ी साजिश है। ऐसी स्थिति में अदालतों का कामकाज बढ़ जाएगा और डीएनए टेस्ट वालों का कारोबार भी, क्योंकि जब डिसोन करेंगे बच्चों को पिता, तो जाहिर है बेटे अपना कानूनी दावा ठोक सकते हैं। आखिर विरासत का और मालमत्ते का मामला है, पत्नियां भी इसके खिलाफ खड़ी हो सकती हैं। खैर, ये एक अलग बात थी। अगर ऐसा हो जाए तो वास्तव में सारा परिदृश्य ही पलट जाएगा। अब देखिए, प्रधानमंत्री जी तो कहते नहीं थक रहे थे कि भारत की 125 करोड़ आबादी ही उनका संसाधन है, उनकी पूंजी है, एक विशाल संभावना है, डेमोग्राफी डिविडेंड है, पूरा भरा पूरा बाजार है। इसी ताकत से हम और हमारा देश नई ऊंचाइयों को छू लेगा। लेकिन देश विदेश में जब ये चीख चीख करके कहा गया था ये सब, तो फिर अचानक ये नजरिया बदल कैसे गया? उस समय ये नजर का धोखा था और अब नजरिया बदल गया। ये आखिर क्या बात हुई? ये तो युवाओं की बड़ी बेइज्जती हो गई ना भाई। पहले तो गोद में बिठाया, प्यार किया, पुचकारा और फिर धकेल दिया। कैसे कैसे मंजर सामने आने लगे हैं। गाते गाते लोग चिल्लाने लगे। अब देखिए कि सरकार जो है वो सर्वोच्च न्यायालय में कह चुकी है कि देश के नागरिकों पर जबरन परिवार नियोजन और जनसंख्या नियंत्रण को थोपने की वो सख्त विरोधी है। कतई उसकी कोई मंशा नहीं है। मंशा नहीं है क्या, बल्कि वो ये चाहती ही नहीं है, बल्कि विरोध करती है इसकी। तब आखिर ये दंडात्मक प्रावधान जो लाए गए हैं, जो प्रस्ताव लाए गए हैं, वो अपने ही कहे से पलटना नहीं हुआ तो? अच्छा, एक बात बताइए, देश में प्रजनन दर लगातार घट रही है, ये तो सरकारी आंकड़ा है, ये किसी से छुपा नहीं है। यूपी में जनसंख्या विस्फोट का कोई सबूत नहीं है, लगातार घट रही है, थोड़ी थोड़ी करके, लेकिन प्रजनन दर घट रहा है। तब इस कानून का क्या मतलब है? जब देश में दर्जन भर राज्य इसे लागू करके, इस तरह के कानून को लागू करके कुछ खास न कर पाए, तो कुछ नया आजमाने के बजाय इसे लाने का क्या तुक है? अब इसको समझाइए जरा, या मत समझाइए तो खुद समझिए। क्या सरकार ने प्रस्ताव देने से पहले इसे लागू करने न करने वाले राज्यों को उनकी इस क्षेत्र में सफलता, असफलता और उनकी जो समस्याएं आई हैं, है ना, उनके जो कारण आए हैं, जो असफलता के कारण जो पैदा हुए, उनका भी कुछ अध्ययन किया है क्या? क्या दूसरे राज्य दंड देकर कामयाब रहे हैं? कानूनी खौफ एक कामयाब गर्भ निरोधक कैसे बनेगा, इसके बारे में सरकार ने कोई स्टडी कराई है क्या? क्या सरकार ने केरल जैसे राज्यों में कम प्रजनन दर का राज और बिहार में जनसंख्या वृद्धि दर के दोषियों के बारे में जानने की कोई कोशिश की है? कैसे पता चला कि जनसंख्या वृद्धि दर पर जो अपेक्षित नियंत्रण है उसके लिए दंड के अलावा कोई चारा नहीं है, कोई और काम नहीं किया जा सकता सिवाय कि ये रोक दो, वो रोक दो, इनके ऊपर इनको नौकरी मत दो, इनको इससे वंचित कर दो, तभी जनसंख्या रुक सकती है। ये कैसे साबित हो सकता है? कैसे ये अनुभव आया या ये विचार कैसे आया? किसी भी राज्य में जनसंख्या नियंत्रण कानून और दंडात्मक प्रावधानों के प्रभावों और उनकी सफलता के बारे में कोई संस्थागत समीक्षा रिपोर्ट है क्या? सरकार क्या उसको साझा करेगी, बताएगी कि हाँ, इन राज्यों में इतने दिनों बाद ये देखा गया कि ऐसे दंड लगाने के बाद जनसंख्या इतने स्तर पर कम हो गई? यूपी में कितने लोगों के 2 से अधिक बच्चे, उन परिवारों का शैक्षणिक और आर्थिक जो है स्थिति वो कैसी है, किस तरह की है?
क्या सरकार के पास ऐसा कोई आंकड़ा है? अगर नहीं है तो वो इस तरह के कानून, इस तरह के प्रावधान कैसे हवा में ला रही है? बेटे की चाह में तीसरी संतान पैदा लोग जो करते हैं, लगातार बेटियां हो गई, अब सोचे कि भाई अब बेटा चाहिए, एक विरासत और खानदान कैसे चलेगा, तो ऐसे में इसको कैसे रोकेंगे हम? अब ऐसे में बहुत से जो कन्या भ्रूण हैं उनकी हत्याएं होंगी, लैंगिक असमानता होगी, असंतुलन बनेगा, जो जनसांख्यिकी विकार पैदा होगा, उसका जो सवाल है उसके निवारण के बारे में इसमें क्या कोई इन प्रावधानों में कुछ बताया गया है क्या? तो इसको हम किस तरह रोकेंगे, कैसे कंट्रोल करेंगे? जनसंख्या तो नियंत्रण करने के बारे में आपने कहा, लेकिन ये जो बुराइयां हैं इनको कैसे रोकेंगे? ये दौर डिजिटलाइजेशन का है, सूचना तंत्र के जो विस्फोट है उस दौर का है। तो सरकार ने इसकी जो कोई सहायता लेने के बारे में, ये जो रणनीति है जनसंख्या नियंत्रण की, इसकी सहायता ले रही है क्या सरकार किसी तरीके से? गरीब हो, अमीर हो, पढ़े लिखे हो, इन सब में ये जो जनसंख्या है ना, बच्चे पैदा करने की बात है, इस समस्या का स्तर अलग अलग है। तो इसके बारे में अलग अलग कोई रणनीति बनाई गई है कि संविधान बाई पसेरी है? आखिर क्या है? इस मामले में दंडात्मक उपायों का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है मानवाधिकारों के खिलाफ माना जाता है। किस तरह के दंड देना, जो एक तरह से मूल अधिकार है उनको हनन करना है उसका। तीसरे बच्चे की बात है, उसका अधिकार मारा जाएगा। तो जब बाल अधिकारों से संबंधित जो अंतर्राष्ट्रीय समझौता है उस पर देश ने समझौता पे हस्ताक्षर कर रखा है, ऐसे में जो तीसरा बच्चा होगा उसको आप उसके अधिकारों से कैसे वंचित रख सकते हैं? एक बात और, ये प्रावधान जितने दिए गए हैं, प्रस्ताव हैं, अधिकतर थोड़ी दूरी पर देखें तो ये घोर महिला विरोधी है। सोच करके देखिए, कई बार आपको लगेगा कि बहुत ही ज्यादा पुरुष केंद्रित है और ये महिला विरोधी है। तो ही इसको कैसे हल करेंगे आप? क्योंकि आप तो महिलाओं की उन्नति के लिए काम करने जा रहे हैं। और देखिए, अगर प्रजनन दर एक सीमा से अगले 5-7 साल में घट गई, नीचे आ गई, तो उसे ऊपर फिर कैसे लाएंगे? क्योंकि केवल इजराइल ऐसा है जो इसने इस समस्या से एक तरह से पार पाया है। वरना लोग घर दे रहे हैं और पैसे दे रहे हैं, तमाम नौकरियां दे रहे हैं, तमाम प्रलोभन दे रहे हैं, लेकिन तमाम देश अपनी प्रजनन दर ऊपर उठा ही नहीं पा रहे हैं। तो खैर, बहुत से सवाल हो गए, वो कोई फिक्र करते हैं, जवाबदेही सरकारों से नहीं पूछी जाए तो बेहतर है। असल में जनसंख्या को स्थिर करने की राह पर देश खुद ही अग्रसर है। आप आंकड़े उठाकर देखिए, लगातार कम होते जा रहे हैं। बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, थोड़ा सा कुछ राजस्थान, झारखंड, लेकर कुछ राज्य थोड़े पिछड़ गए हैं। यहाँ जनसंख्या नियंत्रण के लिए दंडात्मक उपायों की बजाय कुछ विकासात्मक उपाय किए जा रहे हैं तो ज्यादा बेहतर होगा। राज्यों के आंकड़े अपने आप में गवाह हैं और पक्के सबूत हैं कि अगर औरतों तक शिक्षा पहुंचाइए, उनका शैक्षिक स्तर बढ़ाइए, शिक्षा बेहतर होगी, शिक्षा का स्तर महिलाओं में ज्यादा बेहतर होगा, तो इससे उनका अपने शरीर पर ज्यादा नियंत्रण होगा, अपने शरीर पर ज्यादा अधिकार बनेगा और प्रजनन दर तेजी से घट जाएगी। अब इसे ही देखिए कि एक आंकड़ा है, 5वीं तक पढ़ी महिला औसतन 3-4 बच्चे जनती है, जबकि 12वीं या उससे ज्यादा जो महिला पढ़ी होती है वो 2 से कम बच्चे पैदा करती है। 1.7 है रेट, फर्टिलिटी रेट। एक बात और, बाल विवाह या कम उम्र में जो विवाह हो रहे हैं उनको कड़ाई से रोकना होगा। ज्यादा जल्दी विवाह का मतलब ज्यादा बच्चे। देश में तकरीबन 60% से ज्यादा जो तीसरी संतानें हैं ना, सर्वे करके देखें, वो अनप्लान्ड है, अनियोजित हैं। फिर है ऐसे में गर्भ निरोधकों तक पहुंच, इसके इस्तेमाल के प्रति जागरूकता बढ़ाना इस दिशा में सार्थक कदम हो सकता है। पर एक बात देखिए कि इन सब कामों के लिए सरकार और उसकी मशीनरी को काम करना पड़ेगा, बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, योजना बनानी पड़ेगी, भाग दौड़ करनी पड़ेगी, धन खर्च होगा। सो इस पर कोई बहस नहीं करना चाहता, कोई काम नहीं करना चाहता, इस मुद्दे को कोई उठाना ही नहीं चाहता। कोई ये नहीं कहता कि खपत की जो समस्या है, ज्यादा जनसंख्या तो ज्यादा खपत, जो ये खपत की जो समस्या है वो जनसंख्या की समस्या नहीं है, बल्कि असमानता और संसाधनों का जो बेतरतीब और अन्यायपूर्ण वितरण है वो है। अमीर वर्ग
गरीबों की तुलना में कई गुना भोजन, जल, ऊर्जा और दूसरे संसाधनों का उपयोग करता है, इवन बर्बाद करता है। दंड के विकल्प बहुत सीमित है, बहुत लिमिटेड है। दंड की बजाय जागरूकता, शैक्षिक स्तर बढ़ाकर, तकनीक के सहयोग और विकासात्मक रास्तों के जरिए ही जनसंख्या पर नियंत्रण पाया जा सकता है। सरकार को दंड के साथ साथ या दंड के अलावा या दंड की बजाय इस ओर भी सोचना चाहिए। पर क्या सरकार सोचेगी? तो इस एपिसोड में यहीं तक। आगे जल्द ही किसी दूसरे विषय के साथ हम लोग मिलेंगे। तब तक अपने होस्ट और दोस्त संजय श्रीवास्तव को इजाजत दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।